जय हिंद। 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय छात्रों का मैं कानगढ़ तेजस्वी मॉडल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज इस शुभ अवसर के दौर पर मैं आपके समक्ष कुछ मेरे विचार रजू करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है ना साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी काशनी मतलब वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती झोले का आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में भी तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती और पत्र में लिखा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरे परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई इंसान अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करेगा तो वो भी एक देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में हाथ में तिरंगा लेकर घूमता है कि आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, वो ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज का समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये सुनसान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहाल होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ा था। करा होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े इंसान की जगह मदद करने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की, वो आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की मौज भेज रहा है। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के नाम पर आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे
नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे समझ में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। बदकिस्मती की बात है अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यहाँ इस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी। आज इस देश विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। इस शैक्षिक बीमारी का एक कारण यह भी है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब बीमारियां हैं और इनकी जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। आज का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। देश का शिक्षित युवा बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा रहेगा। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा बताकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा और ना ही हमारा अंधविश्वास खत्म होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नमाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने ये अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दरक्षण नहीं, समाजी शक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक इंसान हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश का गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे देश का नागरिक नैतिक रूप से सधीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न पैखंडमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I am being an Indian, I am being a student, I am being a simple root of the motherland and be proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा करते हर उस जवान को, देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है, क्योंकि इनके बिना हमारे राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी ये जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब साथ मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, हमारी जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे वतन को आगे ले जाना। और अंत में बस इतना ही कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन हमारा दुश्मन भी जय हिंद कहेगा। अरे दुश्मन तो क्या, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह, खूब सरस बाळ कलाकाરની દેશભક્તિ।